हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और पिछले कुछ एक महीने में बॉलीवुड की 6 से 7 मूवीज ऐसी थी जिनका मैं रिव्यू कर नहीं पाया था, जिनमें से कुछ तो मेरे चैनल बनाने से पहले ही रिलीज हो चुकी थी और कुछ मूवीज का कुछ अनफॉर्चुनेटली रीजंस के कारण मैं रिव्यू नहीं कर पाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं इन सब का रिव्यू करूं, अलग अलग रिव्यू करूं, उससे बेटर है कि मैं शॉर्ट में इन सब का एक साथ में रिव्यू कर देता हूं, ताकि जो मूवीज ओटीटी पे आई है आप ये डिसाइड कर सको कि आपको वो देखनी है या नहीं देखनी है, या फिर जो थिएटर में लगी है उसमें भी आप डिसाइड कर सको कि आपको ये देखनी है या नहीं देखनी है। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। सबसे पहले बात करते हैं मूवी द डिप्लोमेट की। द डिप्लोमेट मूवी एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर कह सकते हो आप उसको, जिसमें जॉन अब्राहम दिखते हैं और साथ ही साथ में ये मूवी इंस्पायर्ड है बाय द ट्रू इंसिडेंट। 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक मुस्लिम इंडियन लड़की को बहला फुसला कर पाकिस्तान लेके जाया जाता है और वहां पर उसके साथ में जबरदस्ती शादी कर दी जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, उसको अब्यूज किया जाता है। वो फिर पहुंचती है पाकिस्तान में, जो हमारा कमिश्नरेट है वहां पे पहुंचती है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है जेपी सिंह, जिसका रोल प्ले किया है जॉन अब्राहम ने एज अ डिप्लोमेट कमिश्नर। और उसके बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो ये स्टोरी आगे बढ़ती है, इसमें इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है। इसमें ओवर जिंगोइज्म नहीं किया गया है, लेकिन एक बैलेंस रखते हुए इसमें पैट्रियोटिज्म को भी दिखाया गया है। बात की जाए इसके अच्छे पॉइंट की, तो वही बात है कि आपको बोर नहीं करती है मूवी। और इसमें जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। इसकी जो पूरी की पूरी स्टोरी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया वो भी काफी अच्छा है और एक तरीके से ये आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रखती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी थोड़ी सी मुझे लगता है कि बेटर और हो सकती थी। थोड़ी सी पेसिंग को जो है वो सॉल्व किया जा सकता था और थोड़ा सा इसको और ज्यादा अगर ये चाहते तो एंगेजिंग और थ्रिलिंग भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ही सटल वे में मूवी को प्रेजेंट किया है और एक ग्राउंडेड बैलेंस बना के रखा है। और बिल्कुल आप ये मूवी देख सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और अब ये मूवी किन को देखनी चाहिए, मतलब ऐसे तो आप जनरली इस मूवी को देख ही सकते हो, अच्छी मूवी है, लेकिन किन को ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए? तो जिन लोगों को पॉलिटिकल क्राइम ड्रामास देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जियो पॉलिटिकल मूवीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको तो ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी के बारे में। और नंबर 2 पे जो मूवी है वो है सलमान खान स्टारर सिकंदर, जिसको डायरेक्ट किया है AR मुरुगदास ने। सिकंदर एक ऐसी मूवी थी जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उस हाइप पर सिकंदर खरी नहीं उतर पाती है। इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो इसमें जो सलमान खान की एंट्री है वो काफ़ी अच्छी है। एक दो जो एक्शन सीन्स हैं वो अच्छे हैं। एक दो जगह पर जो BGM है संतोष नारायण के द्वारा दिया गया वो भी अच्छा है। और एक जो ये मैसेज देने की कोशिश करती है वो भी कहीं ना कहीं नोबल है। लेकिन उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एंट्री के बाद में मूवी डाउन हिल जाती है, फिर जब इंटरवल के बाद में मूवी तो पूरी की पूरी डाउन हिल जाती है। बहुत सारे लूप होल्स दिखाई देते हैं, कैरेक्टर के साथ में एक तरीके से आप अटैच नहीं हो पाते हो, एक इमोशनल टच नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि जैसे मूवी को फोर्सफुली बनाया गया है ईद पे लाने के लिए। तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी अच्छा था नहीं जो मैं आपको रिकमेंड करूं देखने के लिए। कह सकते हो मैं सिकंदर को दूंगा 1 स्टार जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान भाई। और अभी सलमान खान अपकमिंग मूवी लेके आ रहे हैं गलवान वैली पे, और डायरेक्टेड बाय अपूर्व लाखिया। अब इस मूवी से बहुत ही होप्स है, सलमान खान भी थोड़े से सीरियस नजर आ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बात करते हैं तीसरी मूवी है। तो जो तीसरी मूवी है वो है सनी देओल स्टारर जाट, जिसको डायरेक्ट किया है साउथ इंडिया के एक डायरेक्टर गोपी चंद ने। ऐसी कहानी है जिसमें हमें दिखाया जाता है रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर, जो कि इसमें विलन है, कि कैसे वो श्रीलंका से कुछ सोना लेके भारत आ जाता है और एक कोस्टल एरिया में वो अपना जो रुतबा है, जो अपना खौफ है, वो धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ करता है। फिर दिखाया जाता है कैसे वो उन लोगों पे अत्याचार करता है और फिर एंट्री होती है हमारे एक्शन हीरो सनी देओल की, कैसे वो वहां पर आता है और एक सिर्फ और सिर्फ सॉरी बुलवाने के लिए कैसे इन दोनों का फेस ऑफ होता है। और सनी देओल को पता चलता है कि किस तरीके से ये जो रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर है, राणा तुंगा का जो उसका नाम है, ये कैसे लोगों पे अत्याचार कर रहा है। तो फिर वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सनी देओल का कैरेक्टर कि अब मुझे इन लोगों के लिए लड़ना है, इन लोगों के जस्टिस के लिए लड़ना है। तो ये इसका बेसिक प्लॉट है। अब इसमें आपको क्लाइमैक्स में जाते जाते एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। हुड्डा का कैरेक्टर, सनी देओल का करिज्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस और साथ ही साथ में एक्शन सीन्स और थमन का BGM बहुत ही अच्छा है। सेकंड हाफ में जाकर थोड़ी सी मूवी डाउन सी लगती है हमें, जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में जो एक ये पेस मेंटेन करती है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी डाउन हो जाती है।
इसकी जो कहानी है वो आपने पहले बहुत बार देखी हुई है, इसमें आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। ऐसी कहानी आप पहले भी बहुत बार देख चुके हो, तो इतनी ज्यादा कहानी में नॉबेलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टर ने इस कहानी को प्रेजेंट किया है वो काफी अलग है। अगर आपको ओवर द टॉप मास सीन्स बॉदर नहीं करते हैं, अगर आप सनी देओल के फैन हो, अगर आप मास मूवीज देखना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप जाट को चेकआउट कर सकते हो। अगर अभी ये थिएटर में लगी है या फिर जब भी ये ओटीटी पे आए तब आप इसको बिल्कुल देख सकते हो। तो मैं जाट को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब बात करते हैं हमारी चौथी मूवी के बारे में। जो चौथी मूवी है वो है केसरी 2, स्टारर अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और माधवन। तो इसकी जो कहानी है वो भी एक तरीके से रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाता है कैसे जलियांवाला बाग का जो मैसेकर होता है उसको दिखाया जाता है, जो ब्रिटिश क्रुएल्टी होती है, ब्रिटिश ने किस तरीके से भारतीयों पर अत्याचार किए थे, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो त्रासदी थी उसके दुख को दिखाया जाता है। और इसी से मूवी स्टार्ट होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक बहुत ही फियरलेस लॉयर, जिसका जो सी शंकरन नायर होते हैं उस समय, जिनका रोल प्ले किया है अक्षय कुमार ने, कैसे वो एक लॉ सूट फाइल करते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, और फिर होता है मुकदमों की शुरुआत। फिर ये चीजें जाती है कोर्ट में। कोर्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, जिनका रोल वो प्ले कर रहे हैं सी शंकरन नायर का, वो कैसे कैसे बहुत ही अच्छे डायलॉग्स के द्वारा ये बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किए गए हैं। फिर इसके अगेंस्ट जो कि ब्रिटिश होते हैं उनके समर्थन में जो केस लड़ते हैं वो है इसमें आर माधवन। तो एक तरीके से अक्षय कुमार और आर माधवन का फेस ऑफ भी हमें देखने को मिलता है, और इसमें अनन्या पांडे भी एक ठीक ठाक रोल में दिखाई देती है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो इस मूवी का म्यूजिक अच्छा है, कास्ट अच्छी है, कहानी अच्छी है, जिस तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया गया वो काफी काफी अच्छा है। तो बिल्कुल आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। केसरी 2 को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही अच्छी मूवी है, प्लीज वॉच इट। अब बात करते हैं पांचवी मूवी पे, जो कि है अजय देवगन स्टारर रेड 2। इसमें विलन बने हैं रितेश देशमुख, और वही जो एक्टर है वो है अजय देवगन, हीरो का रोल प्ले करने वाले। अब एक तरीके से ये मूवी रेड फर्स्ट जितनी इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी बुरी नहीं है कि आप इसको देख नहीं सकते हो। रेड 2 मेरे लिए एक फन टाइम पास मूवी साबित होती है, जिसको आप एक टाइम बिना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के देख सकते हो। इसमें जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है वो काफी अच्छा है, और उसको रितेश देशमुख ने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है रेड 2 में वो थोड़ा सा अंडर डेवलप मुझे लगा। मूवी मेरे को थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट लगी पार्ट्स में। एक जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए थी थ्रू आउट द मूवी वो नहीं होती है, कुछ आपको ऐसे लूप होल्स भी दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से रेड 2 अगर एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखी जाए तो अच्छी मूवी है, लेकिन अगर आप ये मूवी रेड फर्स्ट को माइंड में रख के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकती है। जो पिछली मूवी में जो थे सौरभ शुक्ला, उन्होंने भी इस मूवी में रोल प्ले किया है थोड़ा बहुत, और वो इस मूवी में एक तरीके से ह्यूमर को लेके आते हैं, जितनी भी कॉमेडी आती है वो वहीं से आती है। तो अगर आप अजय देवगन के फैन हो, अगर आपको एक टाइम पास के लिए मूवी देखनी है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखें, आप इस मूवी को देख सकते हो। मैं रेड 2 को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी, यानी कि जो 6 नंबर की मूवी है उसके ऊपर, और वो हॉलीवुड मूवी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल 8, यानी कि जो डेड रेकनिंग है उसका सेकंड पार्ट। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है टॉम क्रूज के जो सेकंड हाफ में एक सीन आता है, अंडर वाटर एक्शन सीन आता है, उसके बाद में ये मूवी पिक करती है, और एक बहुत ही थ्रिलिंग क्लाइमैक्स तक ये मूवी फिर उसी एक टोन में रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। यानी कि इस मूवी का जो दूसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस मूवी के लास्ट के 45 मिनट्स। लास्ट के 45 मिनट्स आपको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत ही थ्रिलिंग। उसके एक्शन सेट पीसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, एक्शन सीन्स काफी अच्छे होते हैं, और लास्ट के 45 मिनट वर्थ वॉचिंग है ये मूवी देखने के लिए, जो आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने वाला है। इससे आपको एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी कम और एक जेम्स बॉन्ड मूवी ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस किया गया है स्टोरी पे। इस स्टोरी में वही बताया गया है कि कैसे जो एआई है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था डेड रिकॉग्निंग के, वो न्यूक्लियर पावर को अपने कंट्रोल में लेके पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है। उसी को रोकने के लिए ईथन हंट और उसकी जो टीम होती है वो आगे बढ़ती है। स्टेक्स हाई होते हुए भी आप ना एक वो टेंशन फील नहीं कर पाते हो, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है। लेकिन फिर भी आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। इसके लास्ट के 45 मिनट्स आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड लगेंगे। एक्शन सेट पीसेस बहुत ही शानदार है, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज के डेडली एक्शन,
और उसकी शानदार एक्टिंग बेस्ट है। तो आप ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। बट यही है कि ये जब आप मूवी देखो तो पिछली मिशन इम्पॉसिबल मूवीज को माइंड में रख के मत देखना, ये उतनी बेस्ट नहीं है लेकिन ये खराब भी नहीं है, इट्स अ गुड वॉच। मैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब बात करते हैं लास्ट मूवी रिव्यू के बारे में, जो कि अभी भी रिलीज हुई है, जिसका नाम है भूल चूक माफ। इसमें लीड रोल में दिखाई देते हैं राजकुमार राव और वमिका गाबी। डायरेक्ट इसको जो प्रोड्यूस किया है वो क्या है, मैडॉक्स फिल्म ने, जिनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा आ रहा है। तो मुझे ये मूवी कैसी लगी उसके बारे में मैं बताऊँ तो मुझे ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, मुझे बहुत ही एवरेज मूवी लगी। अगर इसके कुछ मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो कहीं है कहीं जगह पर आपको फनी लगता है, और राजकुमार राव ने एक तरीके से अपने रोल को पूरे डेडिकेशन के साथ में प्ले करने की कोशिश की है। बट फिर वही बात है कि ना, अभी ये राजकुमार का जो रोल है ना वो काफी रिपीटेटिव सा लगने लगा है। आप स्त्री में उसके रोल को देखोगे और जब आप भूल चूक माफ देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंट नजर नहीं आएगा। ऐसा ही लगेगा कि राजकुमार राव अभी भी उसी विकी वाले जोन में है। बट स्टिल राजकुमार राव ने अच्छी एक्टिंग की है और कुछ फनी पंचेस भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्ट से लेके जो इंटरवल आता है उससे पहले तक मूवी मेरे को बहुत फ्लैट लगी, कुछ भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा, कुछ अलग नहीं लगा। ऐसा लगेगा कि आप ये मूवी बहुत बार देख चुके हो। उसके बाद में इंटरवल होता है तो मूवी आपको थोड़ा सा एक्साइटेड करती है, फिर इंटरवल के बाद में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो आपको और एक्साइटेड करते हैं, आपको आपकी ग्रिप बनती है मूवी में, लेकिन वापस वहां से मूवी डाउन हिल चली जाती है, जो कि क्लाइमैक्स में कुछ हद तक रिवाइव होती है। बट ऑन ओवरऑल ये एक मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग अफेयर रहा है। मुझे भूल चूक माफ इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई और मेरे लिए ये एक एवरेज मूवी है। तो अगर आपको बस ऐसे ही जेन्युइनली टाइम पास के लिए ही कोई मूवी देखनी है, करने के लिए कुछ है नहीं, और आप राजकुमार राव के फैन हो और थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी मूवीज आपको पसंद आती है, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैं भूल चूक माफ को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मेरे लिए एक एवरेज टू एवरेज मूवी ये साबित होती है। इतने ज्यादा फन एलिमेंट्स नहीं है जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, और जो टाइम लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इतनी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया है जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। और अब बात करते हैं कुछ मूवी अपडेट्स पे। तो जो पहली अपडेट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है शाहरुख खान की किंग से। किंग मूवी की स्टार कास्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इसकी स्टार कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि वो एक पॉइंट के बाद में शायद मंगोलिया की टोटल पॉपुलेशन को भी पीछे छोड़ सकती है। इस मूवी में शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, रानी मुखर्जी, अभय वर्मा और अभी सौरभ शुक्ला और राघव जुयल। 13 14 15 मेन कैरेक्टर तो इसकी मेन कास्ट में ही है। सपोर्टिंग कास्ट में पता नहीं कितने लोग होंगे और आगे और पता नहीं कितने लोग ऐड होंगे भाई। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मुझे लग रहा है कि लास्ट के 10 साल में ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा कास्टिंग कूप है। इससे बड़ी स्टार कास्ट जहां तक मुझे याद है किसी मैंने इससे पहले बॉलीवुड मूवी में नहीं देखी है। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टार कास्ट है किंग की। किंग की शूटिंग 2 दिनों पहले किक ऑफ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें से कुछ लीक्स जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान एक बहुत ही रॉ और रस्टिक रोल में दिखाई दे रहे हैं। इसके जितने भी लीक्स अभी तक आए हैं वो उससे तो काफी मूवी एक्साइटिंग लग रही है। सिद्धार्थ आनंद के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर भी है इतने बड़े कास्ट को जस्टिफाई करना, और इसको जो बीजीएम देने वाले हैं वो देने वाले हैं अनिरुद्ध। तो अभी तो एसआरके की किंग काफी एक्साइटेड लग रही है, जो कि प्लान कर रही है रिलीज का अक्टूबर 2026 में। जो दूसरी खबर है वो है वरुण धवन की। वरुण धवन अभी जिसकी शूटिंग कर रहे हैं, और उनकी जो अभी मूवी रिलीज होने वाली है जवानी तो इश्क होना ही था। काफी बड़ा नाम है। इसमें वरुण धवन के साथ में दिखाई देती है मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। इसको डायरेक्ट किया है वरुण धवन के पूजनीय पिताजी डेविड धवन साहब ने, और ये मूवी रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल को। ये काइंड ऑफ एक कॉमेडी मूवी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें सलमान खान के 1-2 आइकॉनिक गानों को भी रीमेक किया गया है। आई होप कि वो उन गानों की बैंड ना बजाए। जो वरुण धवन की अपडेट है, ऐसा माना जा रहा है कि वरुण धवन भेड़िया 2 को शूट करने से पहले दिनेश विजन के साथ में, जो मैडॉक फिल्म्स है उसके साथ में एक और माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा पता है नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी शूटिंग भेड़िया 2 से पहले की जाएगी। ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। इसका जो हॉरर यूनिवर्स है उससे किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। अब देखते हैं कि ये मूवी कब बनती है और क्या भेड़िया 2 से पहले बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के ऊपर। तीसरी अपडेट है प्रभास स्टारर और संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टेड मूवी स्पिरिट।
स्प्लिट मूवी में ऐसा माना जा रहा था कि दीपिका पादुकोण जो कि है प्रभास के ओपोजिट नजर आएगी, लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी दीपिका पादुकोण ने मूवी से खुद को बाहर कर दिया है। जो भी रीजंस रहे वो अब खुद बाहर किया है या फिर क्या रीजंस थे बाहर जाने के या बाहर निकालने के वो तो अभी तक नहीं पता, बट अब दीपिका पादुकोण इस मूवी की हिस्सा नहीं है। दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है इस मूवी में हमारी भाभी 2 जो कि अभी भाभी 1 बन गई है, तृप्ति दिमरी। एनिमल के बाद में तृप्ति दिमरी एक बार फिर से संदीप रेड्डी वांगा के साथ में काम करती हुई नजर आएगी और इस बार वो एक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है अगेंस्ट प्रभास। स्पिरिट के बारे में जितना मुझे पता चला है तो ये एक ऐसे रूथलेस कॉप की कहानी है जो कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, में कि उसको एक ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जो उसकी जिंदगी चेंज कर देता है। इसमें प्रभास का कैरेक्टर एक रूथलेस कॉप के रूप में नजर आएगा और ये मूवी एक तरीके से डील करेगी इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल और क्राइम पर, तो काफी ग्लोबल लेवल पे ये मूवी बनने वाली है। और इसमें रेड्डी वांगा का जो सिग्नेचर स्टाइल है वॉयलेंस का वो भी देखने को मिलेगा और एक प्रभास भी एक बहुत ही डिफरेंट रोल में नजर आने वाले हैं। इसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। चौथी अपडेट है वो है अदिति शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर डेकॉइट पे, जिसको कहा जाता है डकैत। ये मूवी रिलीज होने वाली है क्रिसमस पे 2025 में और इसका अभी एक ग्लिम्स रिलीज की गई थी जिसको देखने के बाद में मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसमें इसकी जो कहानी है वो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अधिविशेष का जो कैरेक्टर है, हीरो का कैरेक्टर, वो रिवेंज लेने के लिए आता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में, क्योंकि इसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे देती है, उसके साथ में बिट्रे कर देती है और उसके बाद में उसको गुस्सा आता है, फिर वो एक विजिलेंटे बन जाता है और फिर वो वापस आता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में रिवेंज लेने के लिए। एक ऐसा जाल बुनता है जिससे कि वो बदला ले सके, साथ ही साथ में ये करप्शन से लड़ता हुआ भी हमें दिखाई देगा। तो एक तरीके से इसकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और इसमें अनुराग कश्यप भी एक कॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है इस मूवी का वो भी काफी रॉ और रस्टिक लग रहा है, काफी रूरल लग रहा है, बिल्कुल भी अर्बन नहीं लग रहा है। इसके जो एक्शन सेट पीसेस है वो भी काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। तो एक तरीके से मुझे इसका टीजर या जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो मुझे काफी पसंद आई और मैं इस मूवी के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। बात करते हैं पांचवी अपडेट की, तो पांचवी अपडेट है हाउसफुल 5 के बारे में। हाउसफुल 5 जिसका ट्रेलर आज दोपहर को 1 बजे रिलीज होने वाला है, तो देखते हैं कैसा होता है उसका ट्रेलर। और साथ ही साथ में इसके जो प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला, उन्होंने 2 सेंसर कॉपीज भेजी है सेंसर बोर्ड के पास में। 2 अलग अलग एंडिंग देखने को मिल सकती है, एक 2 वीक तक, फिर उसके बाद में उस एंडिंग को चेंज करके मूवी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे कि ऑडियंस का एक इंटरेस्ट वापस बनेगा उस मूवी को लेके। अब बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट जो कि है मूवी फुबेरा से। सोशल थीम्स होती हैं ग्रीड की, लालच की, पैसों की और एक ट्रांसफॉर्मेशन की, दुनिया को देखने के नजरिए की, उस प्रकार की चीजों को मिक्स किया जा रहा है इस मूवी में। इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका टीजर, अब देखते हैं मूवी तो कैसी होती है। और धनुष है तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है कि मूवी अच्छी ही होगी। यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने मूवी रिव्यूज और कुछ मूवी अपडेट्स के बारे में बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, बाय।